एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द लॉ वाला चैनल। मैं हूं इसरा खान, आपकी लॉ मेंटर, और आप सभी के लिए एक धमाकेदार सेशन लेके आई हूं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंस्पायर करता है, फैसिनेट करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बर्डनसम और कहीं ना कहीं बोरिंग भी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें ये डिवाइडेड है। तो आज की इस वीडियो से हम कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को आप एक बार में स्टडी करके उसको मगअप या लर्न नहीं कर सकते, उसको बार बार रिवाइज करना होगा। और मेरी राय तो ये है कि यार, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्यारा है, इतना सब कुछ देता है। इन शॉर्ट, अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मतलब एक्सेप्ट इट और नॉट, हम सबको गवर्न कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, हेंस इट इज लेंदी। तो लेंदी होगा, उसका ये रीजन है बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे देश में। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, प्रेसिडेंट क्या पावर होगा, वाइस प्रेसिडेंट क्या पावर होगा, पीएम की क्या पावर होगी, ये सारी चीजें, जो कुछ भी, जितने भी लॉज हैं, क्यों केल्सन ने इसको ग्रैंड नॉर्म कहा है, जितने भी लॉज हैं, अपनी पावर कहां से गेन करते हैं, अपनी पावर कहां से अचीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं। हेंस द लेंथ एंड हेंस द ब्यूटी ऑफ इट। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम लोग यही समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज को हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मतलब जो आप सब्जेक्ट देखते हो ना, इंडियन पॉलिटी, वो कुछ नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। तो हम ये समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के देयर हैज टू बी सर्टेन बेसिक्स जो हम सबको पता होने चाहिए। मतलब नॉट बिकॉज वी आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर इंडियंस, एंड फॉर द ब्यूटी ऑफ इट। तो उसी को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली हम कितने पार्ट्स में या कितने बेसिकली टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप ओपन करोगे, अगर आप देखोगे, तो उसके इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा देयर आर वेरियस आर्टिकल्स, इंट्रोडक्शन होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है इन पार्ट्स, या उसको अगर आपको इजीली समझना है तो आप उसको चैप्टर्स भी कह सकते हो, पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स के अंदर। अब आप ये बोलोगे, ये पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स का ऐसा एज सच डिवीजन क्यों है? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी करेंटली 25 पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स के अंदर आप देखोगे ये जो 395 आर्टिकल्स हैं वो डिवाइडेड है। 395 ओरिजिनली, अभी हम लोग देखेंगे कि ये नंबर कैसे चेंज हुआ। साथ ही साथ शेड्यूल्स की अगर हम लोग बात करें, इन चैप्टर्स, इन पार्ट्स के अंदर ये आर्टिकल्स हैं, और इन आर्टिकल्स को सप्लीमेंट करने के लिए ये शेड्यूल है। यानी कि वो सारी चीजें जो आर्टिकल्स के अंदर नहीं आ पा रही थी, उनको सप्लीमेंट करने के लिए, अगर कोई सैंक्शन देने के लिए या सप्लीमेंट करने के लिए कोई चीज अगर है, तो वो है शेड्यूल्स। तो हेंस द डिवीजन। अगर हम लोग बात करें करेंटली, देखिए ओरिजिनली पार्ट्स कितने थे? 22 पार्ट्स थे। अब कितने पार्ट्स हैं? अब करंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं। उसी तरह से आर्टिकल्स के अंदर आप मेजर डिफरेंस देखेंगे। 395 आर्टिकल्स तब थे जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इसको साइन किया था। अभी करेंटली कितने आर्टिकल्स हैं? 448 प्लस आर्टिकल्स हैं। शेड्यूल्स कितने? ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, और करेंटली कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर है, ये कैसे, मतलब ये व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स? तो ये बेसिक डिफरेंस कैसे हुआ? हम सब जानते हैं, अमेंडमेंट से हुआ। देखिए, अमेंडमेंट से तो हम सब वाकिफ होंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई कहे कि यार बोरिंग है, बहुत स्टैटिक है, तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सोसाइटी के हिसाब से, सोशल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज होता है। और वो कैसे हो पाता है? इट इज थ्रू द वे ऑफ अमेंडमेंट्स, राइट? तो जितने भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, वो अमेंडमेंट्स को भी आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते चलना है। कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा विच इज द मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से नंबर का है, एंड व्हाट इज द मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट बिल ऑल्सो, क्योंकि पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये डिफरेंस हुआ है ओरिजिनल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स थे, वाई इतने सारे पार्ट्स में क्यों डिवाइडेड है, और क्या क्या प्रोवाइड किया गया इन पार्ट्स के अंदर। देखिए, किसी भी कंट्री को अगर आप उठा के देखेंगे, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी चीज को
एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज जल्दी याद होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की या चैप्टर्स की बात करें, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक जनरल सिनेरियो में कॉमन मैन अगर देखेगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो पूरे देश को गवर्न करने वाला है, इंडिया एक न्यू बॉर्न रिपब्लिक था। तो उस प्रकार से अगर आप सोचेंगे किस तरह से वो चैप्टर्स वो पार्ट्स को डिवाइडेड होना चाहिए, तो आपको इजीली इससे आप रिलेट कर पाओगे। जैसे कि शुरुआत में पार्ट 1 ये बताता है कि भाई क्या नाम होगा, हम अपने न्यू बॉर्न रिपब्लिक, दो नया नया जन्म हुआ था, 1949 में कंप्लीट हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने देश को बुलाएंगे क्या, इंडिया या भारत, जो भी डिबेट भी चल रहा है। तो ये आपको पार्ट 1 में मिलेगा। यूनियन और टेरिटरी, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, स्टेट्स को हम पावर नहीं देंगे एक दूसरे से सेपरेट होने की या देश से सेपरेट होने की। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, पार्ट 1 में मिलेगा। अगर कोई स्टेट किसी स्टेट में ज्वाइन करा जाएगा, अगर कोई बाउंड्रीज में ऑल्टरेशन होगा, ये आपको पार्ट 1 में मिलेगा। हेंस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई इंडिया एक नया कंट्री बना था। साथ ही साथ पार्ट 2 की बात करें तो ये सिटीजनशिप के बारे में बताता है। भैया इंडिया पाकिस्तान का माइग्रेशन, इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन डिमार्केशन सब किसी को पता है। तो उस टाइम पे सिटीजनशिप कैसे किस प्रकार से प्रोवाइड करी जाएगी, वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, हाउ विल द सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड, ये सब भी देना जरूरी था। उसके बाद फंडामेंटल राइट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट्स हमें पार्ट 3 ने प्रोवाइड करी हैं, और इसमें 12 से 35 तक की बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स जो हम सबको मिली हुई हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो डायरेक्शंस जो स्टेट को दिए जाते हैं कि भाई स्टेट को अगर देश को गवर्न करना है तो वो किस प्रकार से करेगा, स्टेट के अंदर कौन आता है, आर्टिकल 12 को रेफर करिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन स्टेट्स, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है, यूनियन जुडिशरी के बारे में दिया गया है, उसी तरह से स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है, स्टेट जुडिशरी के बारे में दिया गया है, पार्लियामेंट के बारे में दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, बहुत ब्यूटीफुली इसको डिवाइड किया गया है। सिमिलरली आप देख सकते हो यूनियन टेरिटरीज के बारे में, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ये अमेंडमेंट से ऐड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट से ऐड किया गया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, यूनियन और स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, किसको दर्शाता है, ये फेडरलिज्म को दर्शाता है, जो हमारी कंट्री का फेडरल कॉन्सेप्ट है उसको दर्शाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट, वो मैटर्स जो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स से रिलेटेड है, वो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। भाई इंडिया मतलब हमारी कंट्री के अंदर, स्टेट्स के अंदर कौन ब्यूरोक्रेट्स होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, किसके प्लेजर पे वो अपॉइंटेड रहेंगे, उनकी क्या राइट्स, उनकी क्या पावर्स, क्या ड्यूटीज रहेंगी, ये आपको मिलेगा पार्ट 14 के अंदर। ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको मिलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहाँ मिलेगा, पार्ट 15 में मिलेगा। उसके बाद सर्टन क्लासेस यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कमीशंस की स्थापना करी गई है, बिल्कुल उनको भी जगह दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके लिए प्रावधान है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हम जानते हैं कि भारत के अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, विद टाइम बहुत इवॉल्व हुआ है। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का एक सेपरेट चैप्टर डाला गया है जहाँ पे बताया गया है कि भाई एक स्टेट अगर दूसरे स्टेट से वार्तालाप करेगा तो क्या होगा, हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, अगर कोर्ट्स को अपने जजमेंट्स प्रोनाउंस करने हैं तो कौन सी लैंग्वेज में किया जाएगा, ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर मिलेगा। अगेन इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका यूज भी किया गया हमारी कंट्री के अंदर, ये भी दिया गया है। जब इसको डाला जा रहा था ये कहा जा रहा था कि शायद ही इसको कभी यूज किया जाएगा, लेकिन अब ये क्या हो गया, एक हथियार बन चुका है, राइट। मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। उसके बाद हमारे संविधान को कैसे अमेंड किया जाएगा, मैंने आपको बताया पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया, तो इनको ऐड कैसे किया गया, 368 के माध्यम से, जो आपको दिख सकता है पार्ट 20 के अंदर। उसके बाद सर्टेन टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, जहाँ पे कश्मीर को जो टेम्पररी स्टेटस दिया गया था, इसी पार्ट के अंदर आपको मिलेगा। और लास्टली शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, कब शुरुआत होगी इस कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो सारे प्रावधान जो एकजुट एक साथ आ गए थे, और कुछ प्रावधान जो बाद में आए थे, यानी कि 26 नवंबर और 26 जनवरी का जो डेट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको अगर आप एक बार रिवाइज करोगे, 2 बार रिवाइज करोगे, तो अगेन आप इन पार्ट से रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, तो दोस्तों यूजुअली आपने देखा होगा इंटरनेट पे ये प्यारी सी ट्रिक है जो अवेलेबल है, और ये ट्रिक किसके लिए अवेलेबल है, शेड्यूल्स को याद करने के लिए अवेलेबल है।
तो अगर आपको शेड्यूल्स को एक बार की अपने फिंगर टिप्स पे याद करना है तो आप इस तरह से इन 12 शेड्यूल्स को याद कर सकते हो। इन 12 शेड्यूल्स को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। शेड्यूल 1 में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे शेड्यूल 2 में आपको मिलेगा सैलरी, डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेट्रा। शेड्यूल 3 में ओथ और प्रोमिसेस के बारे में दिया गया है कि कौन शपथ लेने के टाइम पे क्या ओथ ली जाएगी। शेड्यूल 4 में राज्यसभा और एमपी काउंट के बारे में। शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरियाज के बारे में दिया गया है। शेड्यूल 6 में कुछ अदर स्टेट के बारे में भी दिया गया है, जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। शेड्यूल 7 में डिटेल लिस्ट दी गई है किस तरह से जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है डिवाइड किया गया है बिटवीन द स्टेट, सेंटर, और 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको कहा जाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शेड्यूल 7 में मिलेगा। मैंने आपको बताया था ये शेड्यूल्स क्या है। ये एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एक सप्लीमेंट्री होते हैं टू द आर्टिकल्स। तो शेड्यूल 8 में आप देख सकते हो हम लोगों ने लैंग्वेजेस का एक सेपरेट चैप्टर भी देखा था और इसका एक सेपरेट शेड्यूल भी है। साथ ही साथ शेड्यूल 9 के अंदर कुछ सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशंस के वैलिडेशन की बात करी गई है। शेड्यूल 9 को बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर चैलेंज किया गया था क्योंकि किसी भी लॉ को अगर आप शेड्यूल 9 के अंदर डालोगे तो उसके जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिबेट होता है कि शायद उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। शेड्यूल 10 डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। हाल ही में राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन की बहुत चर्चा हुई थी, हेंस ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था। 11 और 12 रिस्पेक्टिवली पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की बात करते हैं। आइए देखते हैं इसकी ट्रिक। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो ट्रिक है इसको अगर आप जोड़ के पढ़ोगे तो ये है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब आप मान सकते हो, मान के चलो भाई अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं। इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जब मोदी जी आए होंगे तो उनके कुछ टीयर्स निकले होंगे, उस हिसाब से याद कर लो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो शेड्यूल 1 यहाँ पे बात करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, उनका नाम, उनकी बाउंड्री डिटेल्स। तो इसको आप टी से रेफर कर सकते हो टेरिटरीज, ई से इमोल्यूमेंट्स यानी कि सैलरी डिटेल्स, और जो पैसा यानी कि द सैलरी विच इज बीन प्रोवाइडेड, इसको आप इमोल्यूमेंट से याद कर सकते हो। उसी तरह से ए टॉक्स अबाउट एफर्मेशन यानी कि ओथ एंड एफर्मेशन। आर टॉक्स अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा से इसको रेफर कर सकते हो। एस यहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है। ओ यहाँ पे अदर शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है। एफ यहाँ पे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को दर्शाता है, तो एफ से आप उसको रेफर कर सकते हो। ओ यहाँ पे बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। एल यहाँ पे लैंड लॉस की बात करता है, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो लैंड लॉस के बारे में दिए गए हैं। टी यहाँ पे डिफेक्शन की बात करता है। पी यहाँ पे पंचायत की बात करता है। एम यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है। तो छोटी सी ट्रिक है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आई होप इट हेल्प्स। आप इसको रेफर कर सकते हो याद करने के लिए, वरना आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली ये आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस शेड्यूल में क्या दिया गया है, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, लास्टली हम लोग ये देखेंगे कि कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है इट इज द बैग ऑफ बोरोइंग्स। एंड हैविंग सेड दैट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस डाले गए जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड थे ऑफ अदर कंट्रीज। क्यों डाले गए? क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमारी कंट्री को किस प्रकार से गवर्न किया जाएगा, हम एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल अपनाना चाहते थे। हेंस हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से वो सारी चीजें उठा ली जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ट थी। तो हमने हर कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ट चीजें उठा ली, और वो चीजें जो हमारी कंट्री से मेल नहीं खाती थी उनको हम लोगों ने इग्नोर किया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने उनसे ली वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन लिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हथियार हम लोगों के पास है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी का जो सिस्टम है वो भी हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट लिया विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया, और भी अदर प्रोविजंस हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। वेईमार कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजंस अडॉप्ट करी। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स और फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्ट करी।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कहा जाता है कि मेजर प्रोविजंस आज को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड होके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने 1935 के एक्ट से ली, कुछ आपके सामने है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया, राइट। लास्टली आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मैं बता दूं आपको, लॉ डे मनाया जाता है जहां पे 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, उस पे साइंस हो गए थे और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन अगर हम लोग उसको लागू करने की बात करें कि ये इन फोर्स कब आया, हर एक इनैक्टमेंट के अंदर आप देखोगे एक डेट है जिस दिन उसको पास किया गया और एक डेट है जब वो इन फोर्स आया। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन वो कंप्लीट हो गया उसको साइन कर दिया गया और वो था 26 नवंबर 1949 और जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ वो था 26 जनवरी 1950। और इसको इस दिन जरूर मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था 26 जनवरी को इसको पास किया गया था और हम लोग ने पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। बहुत सारे ऐसे हथियार थे जो ब्रिटिशर्स को हम लोगों ने दिखाए, नहीं माना जा रहा था, डोमिनियन स्टेटस, बहुत सारी चीजें थी जो आई, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए है और इसका रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था 26 जनवरी 1930 को, 20 साल पहले एग्जैक्टली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया। तो हेंस ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था, ये डेट को हमें एक रिकग्निशन देना था और हमने इसको डिसाइड किया और इसको हम लोग एज रिपब्लिक डे मनाते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सी यू सून गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।